हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आप सबका विवेक रंजन, एसएसटी का एजुकेटर, और मैं फिर से आप सबों के सामने मौजूद हूं लाइस्मिथ के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे जो कि चाणक्य क्लासेज के द्वारा पावर्ड है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9th का ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है और इसमें भी हम लोगों ने पिछले सेशंस में अपने चैप्टर 1 जो कि इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो आज मैं फिर से मौजूद हूं जिस आप सबों के सामने, और आज हम लोग एक नया चैप्टर की बात करेंगे जो कि आपके क्लास 9th के ज्योग्राफी सेक्शन का है और इस चैप्टर का नाम है बाबू फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि क्लास 9th का जो ज्योग्राफी है इट इज ऑल एसोसिएटेड विथ इंडियन ज्योग्राफी। तो पहले चैप्टर में हमने इंडिया के लोकेशन को देखा था अर्थ के रिस्पेक्ट में, इंडिया के साइज को देखा, यानी कहने का मतलब कि नॉर्थ से साउथ की क्या बाउंड्री लाइन है इंडिया की, ईस्ट टू वेस्ट क्या लेंथ है इंडिया की, ठीक, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन कैसा है, वर्ल्ड के साथ भारत ने अपना कैसा अलग अलग टाइम पे रिलेशन बनाए हुए आता रहा है, और साथ ही साथ इंडिया के डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज के बारे में भी हमने देखा था, चाहे वो लैंड नेबरिंग कंट्रीज हो या फिर वो वाटर नेबरिंग कंट्रीज हो। इन सारी चीजों का स्टडी हम लोग करने के बाद अब यहां इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि अब इंडिया के अंदर में आके हमने पहले अर्थ के रिस्पेक्ट में इंडिया को देखा, अब ये समय आ गया है कि इंडिया के अंदर में आके इंडिया के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को देखें और समझें। ठीक है, फिजिकल फीचर्स की जब बात आती है ना, तो एक बाउंड्री लाइन के अंदर में, एक क्षेत्र के अंदर में उसके डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की बात की जाती है कि वेदर द लैंडफॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इलाका आर माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स। ओके, तो ये सारी चीजों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये सारी चीजें मिलके एक देश के फिजिकल फीचर का निर्माण करती हैं, ज्योग्राफिकल इलाकों का निर्माण करती हैं। तो यहां इस चैप्टर के अंदर में बाबू हम लोगों को इंडिया के अंदर में क्या क्या फिजिकल चीजें, क्या क्या फिजिकल लैंडफॉर्म्स मौजूद हैं, ठीक, किस तरह के लैंडफॉर्म्स हमारे भारत में मौजूद हैं, ये चैप्टर हमसे डिस्कस करने वाला है। यानी इस चैप्टर के अंदर में भारत में स्थित डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक, हिमालयन माउंटेन से लेके डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स तक की सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए हमारा ये शानदार चैप्टर जो कि है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये आपके ज्योग्राफी सेक्शन के दूसरे चैप्टर का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग बेसिकली इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे और आगे भी डिफरेंट डिफरेंट जो फिजिकल फीचर्स हैं और उनके अलग अलग जो क्राइटेरिया हैं उसकी चीजों को हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया हमेशा से ही हर मामले में एक डाइवर्सिटी कंट्री रहा है, चाहे आप इंडिया के अंदर में रह रहे लोगों के रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, खान पान, रहन सहन, तमाम अलग अलग तरीके की बात कर लो तो इन सब चीजों में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी भारत के लोगों में पाई जाती है। ठीक, जैसा रहन सहन आपको बिहार में मिलेगा, ठीक दूसरे तरह का रहन सहन आपको दूसरे राज्यों में मिलेगा। आप महाराष्ट्र को ले लीजिए, वहां का जनजीवन अलग तरीके का, आप गुजरात जाइए वहां अलग तरीके का, ठीक, वहां पे खाने पीने का स्टाइल अलग, महाराष्ट्र में अलग, भाषाएं भी अलग अलग बोली जाती हैं, बिहार में कुछ अलग तरह की भाषाएं, गुजरात में अलग तरह की भाषाएं, आप राजस्थान जाइए वहां की भाषा अलग, यानी तमाम अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे हम देखते हैं क्या कि हमारा भारत जो है कंप्लीट एक डाइवर्सिटी कंट्री है, यानी इंडिया जो है डाइवर्सिटी कंट्री है। तो अगर हम इंडिया को, ठीक है, फिजिकल फीचर्स के आधार पे जज करें, इंडिया को अगर फिजिकल फीचर्स के आधार पे जज करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स इंडिया इज अ डाइवर्सिटी कंट्री। ठीक है, इस आधार पर भी इंडिया एक डाइवर्सिटी कंट्री। कैसे?
जैसा कि जब हम फिजिकल फीचर्स को जज करते हैं अपने देश के अंदर में, तो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ ना हर तरह के फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं। इनफैक्ट धरती पे जितने लैंडफॉर्म्स होते हैं, जितने, वो सारे के सारे लैंडफॉर्म्स भारत में मौजूद हैं। चाहे आप हिमालयन माउंटेन की बात करो, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करो, सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करो, डेक्कन प्लेट्यू की बात करो, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, तमाम आइलैंड्स हैं दोनों तरफ से। एक तरफ लक्षद्वीप मिलेगा, एक तरफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स मिलेंगे। एक बच गया डेजर्ट, उसकी भी कमी नहीं है भारत में। आप राजस्थान के वेस्टर्न साइड में जब जाते हैं तो वहां आपको थार डेजर्ट मिलता है। तो लगभग ऑल फिजिकल फीचर्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो इस आधार पे हम क्या कहेंगे कि सारे फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा देश जो है इस आधार पे भी, फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे भी क्या है, डाइवर्सिटी कंट्री है। तो अब यहां सवाल आता है कि हमें इन सारे फिजिकल फीचर्स को बहुत डिटेल से स्टडी करने की बात आती है। ठीक, आई बात समझ में? इस चैप्टर के अंदर में हम लोग एकदम 0 पॉइंट से लेकर के हर एक छोटे छोटे पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसमें अगर हम हिमालयन माउंटेन की बात करें तो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और वहां किस तरह के माउंटेन रेंजेज मौजूद हैं, किन माउंटेन रेंजेज का हाइट कितना है, कौन से माउंटेन रेंजेज किन राज्यों में पाए जाते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर के अंदर में करने वाले हैं। उसके बाद अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हो तो उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक, वहां पे किन किन नदियों का डिपोजिशन हुआ जिसके चलते नॉर्दर्न प्लेन्स बने। सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू के साथ भी ऐसे ही बात होगी। यानी मोर और लेस हर एक फिजिकल फीचर को हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए आप मेरे साथ जुड़िए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स का क्या क्राइटेरिया है। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें तो बात करेंगे कि आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स। मैंने अभी अभी आपको बताया कि भारत के अंदर में ना हर एक ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं। ठीक, यानी धरती के ऊपर में जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको भारत में दिख जाएंगे। ठीक, जैसे आप बात करें माउंटेन्स की, है भारत में, नॉर्दर्न प्लेन्स की है भारत में, डेजर्ट, थार डेजर्ट है भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है, प्लेट्यूज भी मौजूद हैं। सेंट्रल आइलैंड में बहुत सारे प्लेट्यूज आपको मिलेंगे, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, यानी तमाम प्लेट्यूज मौजूद हैं। ठीक, उसके साथ साथ आइलैंड्स भी मौजूद हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। तो तमाम तरह के जो लैंडफॉर्म्स हैं धरती पर, वो सारे के सारे लैंडफॉर्म्स भारत में मौजूद हैं। यहाँ इस फोटोग्राफ में आप जबरदस्त तरीके से आपको दिखाया गया है, ये देखिए भारत में माउंटेन रेंजेज को दिखाता हुआ ये फोटो। ठीक, और पहाड़ पर किस तरह का लैंडफॉर्म मौजूद है वो इसका एक जबरदस्त फोटोग्राफ आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिजिकल फीचर के आधार पर हमारे देश में कितनी अधिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए यहाँ पे प्लेन्स का फोटो आप देख सकते हैं सामने में, यानी ये नॉर्दर्न प्लेन का एक फोटोग्राफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यानी फ्लैट लैंड सरफेस जो होता है उसी को हम लोग प्लेन्स इलाका कहते हैं। देखिए ये फ्लैट जमीन है एकदम। जनरली अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण भारत में पहाड़ी नदियों के द्वारा लाए गए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के डिपोजिशन के चलते इन प्लेन्स का निर्माण हुआ है। ठीक, अगर हम लोग बात करें दूसरे लैंडफॉर्म की तो ये प्लेट्यूज को दिखाएगी। प्लेट्यू कहने का मतलब क्या? टेबल लैंड। प्लेट्यू का दूसरा नाम टेबल लैंड होता है। आप अपने घर में टेबल को देखना, टेबल जो होता है जनरली आपके अर्थ सरफेस से थोड़ा हाइट पे होता है और उसका जो ऊपरी सरफेस होता है ना वो फ्लैट होता है, यानी द रेज्ड स्ट्रक्चर अबव द अर्थ सरफेस विथ फ्लैट टॉप, ठीक है, इज नोन एज टेबल लैंड या प्लेट्यू। मैंने धरती के सरफेस से वो ऊंचा होगा और उसका जो ऊपरी सरफेस होगा वो फ्लैट होगा, उसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। ये भारत के प्लेट्यूज का लिया गया एक फोटोग्राफ आपको दिखाया जा रहा है। आगे देखेंगे हम लोग, ये आइलैंड का एक खूबसूरत सा फोटो। आइलैंड किसको कहते हैं? एक ऐसा लैंड सरफेस जिसके चारों तरफ समुद्री पानी हो, समुद्र का जल हो, यानी अ रीजन कवर्ड बाय द ओशन वाटर फ्रॉम इट्स ऑल फोर साइड्स, यानी अपने चारों साइड से अगर कोई इलाका, ठीक है, समुद्र के पानी से ढका हुआ है, घिरा हुआ है, तो उसको हम लोग आइलैंड कहते हैं। आइलैंड्स दो तरह के होते हैं जनरली। एक आइलैंड वो होते हैं जो ओशन आइलैंड होते हैं, ओशन आइलैंड, यानी वैसे आइलैंड जिसके चारों तरफ
समुद्र का पानी हो उनको ओशन आइलैंड्स कहते हैं। और एक दूसरे आइलैंड्स भी होते हैं जिनके चारों तरफ नदियों का पानी होता है, तो उनको रिवराइन आइलैंड भी कहते हैं, रिवराइन आइलैंड्स। तो दो तरह के आइलैंड्स की बात हम लोग जनरली करते हैं, यानी एक ऐसा लैंड का इलाका जिसके चारों तरफ नदियों का पानी घिरा हुआ हो उसको हम लोग रिवराइन आइलैंड कहते हैं, और समुद्र का पानी घिरा हुआ हो तो उसको ओशन आइलैंड कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो भारत में ओशन आइलैंड के रूप में तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है ही, नो डाउट, लेकिन अगर रिवराइन आइलैंड की भी बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के पे बना हुआ मांजुली आइलैंड जो है वो भारत का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से क्या देखते हैं, भारत में आइलैंड की बात करी जाए तो ओशन आइलैंड भी मौजूद है और रिवराइन आइलैंड भी मौजूद। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि आप लोग, मैं तभी से इतने सारे फिजिकल फीचर्स की बात कर रहा हूं, माउंटेन्स की बात की मैंने, प्लेन्स की बात की मैंने, प्लेट्यूज की बात की, आइलैंड्स की बात की, तो क्या कभी आपने सोचा है, यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड। आपको ये बात सोच के थोड़ा वंडरफुल फील होगा कि आखिर ये चीजें बनी कैसे होंगी। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आखिर ये जो लैंडफॉर्म्स हैं हमारे आसपास के इलाकों में भारत में, तो आखिर सोचने वाली बात है कि इन लैंडफॉर्म्स का निर्माण कैसे हुआ होगा। धरती तो धरती है, तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि धरती पर कोई इलाका बहुत ऊंचा, कोई एकदम से फ्लैट, कोई नीचे हो गया, इतना नीचा हो गया कि उसने समुद्र बना लिया, कहीं डेजर्ट जैसा सिचुएशन बन गया, कहीं आइलैंड जैसा कंडीशन बन गया। तो आखिर इनके पीछे क्या ऐसी चीजें हैं, कौन है इसके पीछे जिसने इन सारे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण कर दिया। तो यही सवाल का जवाब हमें इस चैप्टर में ढूंढना है और ये चैप्टर हमें इसका जवाब देगा। ठीक है, वही बात है कि वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड। यानी हम लोग भारत के अलग अलग फिजिकल फीचर्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ ये भी जानेंगे कि इन फिजिकल फीचर्स का निर्माण भारत में कैसे हुआ है, कौन सी ऐसी चीज जिम्मेवार है जिसने भारत के अंदर में फिजिकल फीचर्स बनाने का काम किया हुआ है। आ रही बात समझ में? आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए, तो जितने भी फिजिकल फीचर्स धरती पे बनते हैं, ना केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी फिजिकल फीचर्स आपको दिखेंगे उन फिजिकल फीचर्स के फॉर्मेशन के पीछे प्लेट टेक्टोनिक्स का रोल होता है। यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काम करती है और इसी थ्योरी के आधार पर धरती के ऊपर में डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बने हैं। यानी कहने का मतलब, अगर धरती पे कहीं पे रेज स्ट्रक्चर बना है उसके लिए अलग थ्योरी काम करती है, अगर कोई डाउनवर्ड स्ट्रक्चर बना है उसके लिए अलग थ्योरी काम करती है, ठीक, अगर फ्लैट है उसके लिए अलग से। यानी हर तरह के लैंडफॉर्म और उसके निर्माण के लिए अलग अलग थ्योरीज काम करती है। इनको कंबाइंड रूप से हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। अरे बात समझ में? तो सबसे पहले जब अगर हमारे मन में ये सवाल आता है कि इन फिजिकल फीचर्स का निर्माण कैसे हुआ, तो जब हमारे अर्थ साइंटिस्ट लोग एग्जिस्टेंस में आए होंगे तो उनके भी मन में ये सवाल आया होगा। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने कोशिश करनी शुरू करी कि आखिर ये फिजिकल फीचर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है। ठीक, तो उन्होंने कुछ थ्योरीज का इसमें इस्तेमाल किया। ठीक, और उन थ्योरीज को इस्तेमाल करके ऑब्जर्व करने पर उन्हें कुछ एविडेंसेस मिले, कुछ प्रूफ्स मिले, और उन्हीं प्रूफ्स के आधार पर उन्होंने हमें बताया कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज काम करती हैं और इन्हीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज के चलते अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण हमारे देश में हुआ है। ठीक, तो वहीं ये पॉसिबल एक थ्योरी थी जिसका अंदाजा हमारे अर्थ साइंटिस्ट लोगों ने लगाया, ज्योग्राफर्स लोगों ने लगाया, और उसका नाम दिया थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए बाबू, मैं एक जरूरी बात आपको बता दूं, अभी के लेटेस्ट सिलेबस में एनसीईआरटी ने इसको डिलीट कर दिया हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो ऐसी बात होगी कि मैंने जरूरी समझा आपको पढ़ाना। तो देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का दोस्त लॉजिक ये है ना कि जब तक आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं समझोगे तब तक आप हिमालय का फॉर्मेशन नहीं समझ सकते, तब तक आप भारत के सेंट्रल हाईलैंड का फॉर्मेशन नहीं समझ सकते, तब तक धरती पर जितनी भी रिफ्ट वैलीज पाई जाती हैं, लेक्स पाई जाती हैं, ओशन पाए जाते हैं, समुद्र पाए जाते हैं, इन सबके फॉर्मेशन के बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसलिए इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक, आपका थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पेशेंस, इसको समझना वाकई में जरूरी है, तब हमें हिमालय का फॉर्मेशन समझ में आएगा। मैं
आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात आगे के स्लाइड में बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से समझना इसको, ठीक है। आप लोग बिल्कुल मेंटली और फिजिकली बिल्कुल प्रेजेंट रहिए और ध्यान से चीजों को देखिए, एक एक छोटी चीजें आपको जबरदस्त तरीके से क्लियर कराई जाएंगी, ठीक है। तो वही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का देन है कि धरती के ऊपर में अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण हुआ है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, भारत धरती का जो क्रस्ट है, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, मैं यहां आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारी धरती जो है ना वो नारियल की तरह है। नारियल आपने देखा, नारियल, नारियल में देखोगे तो दो तीन लेयर पाए जाते हैं। सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है ये हार्डेस्ट लेयर होता है, ठीक, जो उसका सबसे ऊपर वाला छिलका वाला पार्ट होता है वो सबसे हार्डेस्ट होता है, नारियल को देखना। तो उसी तरह धरती का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। इसको क्या कहते हैं बाबू? क्रस्ट। अर्थ का इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। फिर नारियल के सेकंड लेयर में हम पहुंचते हैं तो वहां नारियल का उजला वाला फ्लेसी पार्ट देखने को मिलता है, मिलता है उजला वाला पार्ट, फ्लेसी पार्ट, ये फ्लूइड स्टेट का रहता है। तो उसी तरह ठीक धरती का भी सेकंड लेयर है, वो भी फ्लेसी टाइप का है, फ्लूइड स्टेट में है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेंटल। और फिर नारियल में सबसे निचले लेयर में जब जाते हैं तो वहां आपको पानी मिलता है। नारियल को जब आप तोड़ोगे तो उसका सबसे पहले आप हार्डेस्ट लेयर को हटाओगे, उसके बाद आप क्या देखोगे कि आप फ्लेसी पार्ट दिखेगा उजला वाला, जिसको हम लोग जनरली खाने का काम करते हैं। और सबसे नीचे जब आप पहुंचेंगे तो वहां नारियल के अंदर में आपको पानी दिखेगी। तो यही पानी वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये पानी वाला पार्ट है, इसको अर्थ का कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो धरती का इंटीरियर लेयर जो है वो तीन लेयर से मिलकर बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो धरती का जो क्रस्ट वाला इलाका होता है ये सबसे ऊपर होता है और सबसे हार्डेस्ट लेयर होता है। तो वही बात यहां पे बोला गया है कि द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। यानी धरती का जो क्रस्ट का निर्माण हुआ है ना वो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स के एक्टिविटीज के चलते निर्माण हुआ है। यहां आपको ये प्लेट्स का फोटो दिखाया जा रहा है, देखिए कैसे ये प्लेट्स जो हैं, ठीक है, धरती के मेंटल पे अगर हम इसको फ्लैट सरफेस पे लाके देखें तो यहां देखेंगे कि अर्थ सरफेस के नीचे कुछ प्लेट्स पाई जाती हैं और ये प्लेट्स जो होती हैं वो रैंडम डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करते रहती हैं। कुछ ऐसे मूव करेंगी, कुछ पता चला ऐसे मूव कर रही हैं, ठीक है, कुछ प्लेटें, मतलब जनरली इसके ऑब्जर्वेशन को अगर फॉलो किया जाए तो 3 तरह का मूवमेंट प्लेट्स के अंदर में देखने को मिलता है, वो हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अभी हम लोग को यह समझना है कि 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स के जरिए हमारे अर्थ के क्रस्ट का निर्माण हुआ है। ठीक, अब देखेंगे ये प्लेट्स कैसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के निर्माण में अपना अहम रोल प्ले करती हैं। ये आपको प्लेट का मूवमेंट दिखाया जा रहा है, देखिए ये प्लेट ऊपर के तरफ खिसक रहा है, ये नीचे के तरफ खिसक रहा है, फिर ये ऊपर के तरफ खिसक रहा है और फिर ये वाला प्लेट जो है वो नीचे के तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये प्लेटें जो होती हैं कंटिन्यूअसली रैंडम डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं और धरती पर जितना लैंडफॉर्म बना है बबुआ उस सब का सब किसी न किसी प्लेट के मूवमेंट के चलते ही बना है। ठीक है, कुछ सरफेस अगर अपवार्ड बने तो वहां कुछ अलग मूवमेंट, डाउनवार्ड बने वहां कुछ अलग मूवमेंट। ठीक है, तो ये मूवमेंट ऑफ प्लेट्स हम लोग अभी समझने वाले हैं। अभी हम लोगों को इतना समझना है कि 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स के जरिए हमारे अर्थ के क्रस्ट का निर्माण हुआ है जो कि सबसे हार्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आप देखेंगे ये प्लेट्स के जो मूवमेंट होते हैं, ठीक है, वो प्लेट्स के अंदर में ना स्ट्रेचेज का निर्माण करते हैं, स्ट्रेसेस बनाते हैं और ये स्ट्रेसेस जो होते हैं वो इनके ऊपर में कंटिनेंटल रॉक्स बनते हैं और यही कंटिनेंटल रॉक्स के अंदर में फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं और इन्हीं एक्टिविटीज के जरिए डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जब एक प्लेट, दो प्लेट, दोनों प्लेट एक दूसरे से फोल्ड हो जाएं तो जनरली अपवार्ड स्ट्रक्चर बनेगा। अब जैसे मान लीजिए एक प्लेट इधर से आए, एक इधर से आकर के ऐसे ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो रहा है, तो ऐसे फोल्ड होते होते ये जनरली अपवार्ड स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। फिर अगर दो प्लेट्स के, अगर दो प्लेट ऐसे हैं दोनों, अब इनके अंदर अगर फॉल्ट आ जाए तो ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और जब दूर जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मेरा ये दोनों हाथ है, मैंने ये अर्थ क्रस्ट को ऊपर अपने रखा हुआ है
अब ये दोनों हाथ को मैं इधर खींचता हूं, ये रिमोट मेरा नीचे गिरा था ना, तो यही होता है फॉल्टिंग। तो जब फॉल्टिंग होता है दो प्लेट के, ये देखिए जब फोल्डिंग होगा तो दोनों प्लेटें एक दूसरे के तरफ आएंगी, इससे रेज स्ट्रक्चर बनता है धरती के ऊपर में। और जब फॉल्टिंग आएगा, ठीक है, यानी जब एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो डाउनवर्ड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि प्लेट के मूवमेंट के चलते जब ये दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो अर्थ सरफेस को तोड़ के बाहर निकल जाती हैं, इनके चलते वोल्केनिक एक्टिविटीज भी होती हैं। तो यही तीन तरह के जनरली एक्टिविटीज काम करती हैं और डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। आगे बात समझ में? चलिए, अर्थक्वेक भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है, वो हम लोग थोड़ा देर अभी बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये जो प्लेट मूवमेंट होते हैं ना, इनको जनरली हम लोग अलग अलग टाइप में बांट के पढ़ते हैं। ठीक, तो इन प्लेट्स के मूवमेंट के आधार पर अगर इनके मूवमेंट को ऑब्जर्व करके देखा जाए तो ये जनरली तीन तरह की बाउंड्रीज का निर्माण करते हैं। यानी प्लेटें जो होती हैं वो जनरली तीन तरह के मूवमेंट शो करती हैं। वो मूवमेंट्स कौन कौन से हैं देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि दो प्लेटें, मैंने आपको बताया कि रैंडम डायरेक्शन में मूव करती हैं। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि अब देखिए वो धरती के नीचे है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप धरती के ऊपर हो तो आपको बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो बिना मतलब का दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो इधर उधर क्यों घूमते हैं? क्यों? क्योंकि उनको समझाने वाला कोई है ही नहीं उनके घर में कि बेटा यहाँ नहीं जाना है, वहां जाना है, वहां नहीं जाना है, इसलिए वो रैंडम घूमते रहते हैं। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्या आवारा की तरह घूमते रहते हो, कोई काम नहीं है। तो रैंडम उसी को कहते हैं, मतलब बिना काम की किसी भी तरह का कोई पैटर्न नहीं हो। जब किसी भी एक तरह का पैटर्न नहीं हो तो उसी को हम लोग रैंडम कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेट्स भी रैंडमली मूव करते रहते हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं है मूव करने का। लेकिन अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वो बताया कि वो वाले बच्चे आपके गली मोहल्ले के जो यूं ही घूमते रहते हैं, तो जब उनको आप वॉच करोगे, जब उनके पैटर्न को फॉलो करोगे, तब तुम्हें उनके कुछ खास पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि उनके पैटर्न को आप समझ सकते हो। वैसे तो उस तरह के जो बच्चे होंगे या तो खेलने के लिए फील्ड में चले जाएंगे बिना मतलब का, वो फील्ड में खेलने के लिए चले जाएंगे। ठीक, या तो किसी दुकान के तरफ बिना मतलब का जाके बैठे हुए हैं, कभी मार्केट निकल गए, कभी पार्क के तरफ निकल गए, यानी उनका एक पैटर्न नहीं होता है। ठीक, तो ये जनरली मैंने जो अभी बोला वो दो तीन तरह का पैटर्न था, पार्क, मॉल, ठीक, कहीं फील्ड में। तो ये कब पता चला कि वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? जब हमने उनको वॉच किया, जब हमने उनको ऑब्जर्व किया। तो ठीक उसी तरह से जब इनके मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया ना, तो हमें तीन तरह के प्लेट मूवमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, पहला मूवमेंट था डाइवर्जेंट प्लेट्स, यानी प्लेट्स तीन तरह के मिले। पहले वाले थे डाइवर्जेंट प्लेट्स, और डाइवर्जेंट मूवमेंट के चलते जो बाउंड्रीज बनती हैं धरती के सरफेस पे, उनको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के नाम से जानते हैं। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज करना। आप साइंस में भी पढ़ते हो, डाइवर्जिंग मिरर, यानी डाइवर्जिंग लेंस मतलब एक ऐसा लेंस जो अपने पे पड़ने वाले लाइट के रेज को डाइवर्ज कराता है, यानी एक दूसरे से स्कैटर करा देता है। उसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं या डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो उसी तरह यहां अगर डाइवर्जिंग प्लेट्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि प्लेट्स का ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर में दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हो रही होती, ठीक है, एक दूसरे से बाइफरकेट हो रही होती है, दूर हो रही होती हैं। इस मूवमेंट को हम लोग डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं, और इस आधार पे जो बाउंड्री बनती है उसको डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। वही लिखा हुआ है कि प्लेट्स मूव अपार्ट लिविंग अ गैप। जब भी दो चीजें एक दूसरे से अलग होंगी उनके बीच में गैप बनेगा। इसको मैं एक जबरदस्त कहानी से आपको समझा सकता हूं, एक एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूं। मान लो आप हो और एक आपका बेस्ट फ्रेंड, ठीक, आ रही बात समझ में? तो अचानक से उसका फोन आता है, दोस्त आज चलो मिलके पार्टी करते हैं। आप कहते ठीक है मिलता हूं, चौक पे आ जाओ तुम भी। तो आप अपने घर से चले, वो दोस्त अपने घर से चला, दोनों लोग आके एक चौक पे मिल गए। दिस इज कन्वर्जिंग ऑफ योर फ्रेंडशिप, यानी आप दोनों दूर से आके एक जगह पे इकट्ठे हो गए। ये आपका क्या हुआ? कन्वर्जिंग हुआ, एक जगह पे आके आप मिल रहे हो।
तो अगर उसी तरह जब दो प्लेटें एक दूसरे से आके मिल रही होती हैं एक पॉइंट पे, तो उसको कन्वर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। और उस बाउंड्री का जब उन दोनों के मिलने से जो बाउंड्री बनता है उनको कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं, यानी आके मिलना इज कन्वर्जेंट। ठीक, उसके बाद आप दोनों मिले तो अपने लोकेशन पे गए, पार्टी वार्टी किया। ठीक, अब फिर पार्टी खत्म, आप फिर उस चौक पे आते हैं, अब कहते हैं चल दोस्त बाय, फिर कल मिलेंगे। यानी अब आप दोनों उस जगह से अलग हो रहे हैं। दोस्त आपका अपने घर, आप अपने घर। तो ये जो मूवमेंट आया, ये आप एक दूसरे से अलग हो रहे हो, आपके बीच एक गैप बन रहा है, इसी को कहते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। ठीक है, जब दोनों अलग हुए तो डाइवर्जेंट मूवमेंट हुआ। अब अचानक से मान लीजिए कि दोनों घर पहुंच जाते हैं और आप दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो कल फिर मिलते भी हैं अगर रास्ते पे, तो जब आप मिले थे, आपका ये दोस्त का घर, ये आपका घर, दोनों आके मिले एक जगह पे, दिस इज कन्वर्जेंट मूवमेंट। इसको क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट मूवमेंट। अच्छा, उसके बाद पार्टी हो गई, दोनों एक जगह पे मौजूद थे, पार्टी हो गई, अब दोनों अपने अपने घर जा रहे हैं, इस मूवमेंट को क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट मूवमेंट। अब घर पहुंचा नहीं कि किसी मैटर पे झगड़ा हो गया आप दोनों में। ठीक, मान लो पार्टी के रुपए पैसे को लेकर ही झगड़ा हो गया। अब कल अगर मिल भी रहे हैं तो आप चुपचाप से अपने रास्ते जा रहे हैं और आपका दोस्त चुपचाप से अपने रास्ते जा रहा है, दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, देख भी नहीं रहे हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है, जब प्लेटें इस पैटर्न को फॉलो करके मूव करती हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्म प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। समझ में आया? तो ऑब्जर्व करने के आधार पर साइंटिस्ट लोगों को यही तीन मूवमेंट देखने को मिले, एक बार कन्वर्ज करते हुए, एक बार डाइवर्ज करते हुए, और एक बार ऐसे अपने अपने डायरेक्शन में जाते हुए, यानी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। तो धरती के अंदर में, ठीक है, जब जब डाइवर्जेंट प्लेट्स बनते हैं तब तब ये एक दूसरे के बीच में गैप बनाते हैं, और उन गैप्स के अंदर में रॉक्स जो होते हैं ना, वो ओज करते जाते हैं, रीझते जाते हैं। देखिए ये रीझते जा रहे हैं, ठीक है, यानी इनके अंदर एक रिफ्ट बनता जाता है, एक रिफ्ट दरार बनता जाता है, और वो जनरली बहुत बड़ा होकर के अर्थ सरफेस पे डाउनवार्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। मैंने बोला था ना, दो प्लेट अगर अलग होंगे तो ये जाहिर सी बात, ये चीज नीचे जाएगी, यानी डाउनवार्ड स्ट्रक्चर बनेगा। तो डाइवर्जेंट प्लेट्स डाउनवार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा, कन्वर्जेंट प्लेट, यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के तरफ आती हैं, तो जब दोनों एक दूसरे से आके टकराती हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, और इनके ओवरलैप के चलते इनके अंदर फोल्ड बनता है, और यही फोल्ड अपवार्ड स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? अपवार्ड स्ट्रक्चर। यानी जब भी कन्वर्जिंग प्लेट्स मिलेंगी तो धरती के ऊपर में अपवार्ड स्ट्रक्चर बनेगा। जितना भी प्लेट्यू, माउंटेन, हिल्स, जितने भी धरती पे आपको देखने मिलते हैं, वो सारे के सारे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के एग्जांपल्स हैं, और ये बनते हैं कन्वर्जेंट प्लेट्स के चलते। वहीं बोले प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, causing one to go under the other, causing plates to collide, forming mountains। मैंने कहा ना केवल माउंटेन्स बल्कि प्लेट्यू भी, बल्कि हिल्स भी, इनफैक्ट हर एक अपवार्ड स्ट्रक्चर धरती पर का बाबू किसके चलते बनता है? ये इसी आपको कन्वर्जेंट प्लेट्स के मूवमेंट के चलते बनता है। क्यों? क्योंकि जब दो प्लेटें टकराएंगी, जाहिर सी बात है, आप एक काम करो, कुछ भी नहीं करो, आप अपने दोनों हाथ ले लो, दोनों को जोर से एक दूसरे से आके ऐसे हीट करो। जब आप हीट करोगे, सॉरी, जब आप इसको हीट करोगे दोनों हाथ को अपने, तो दोनों हाथ को हीट करने के बाद इसका जो हवा होगा उसका डायरेक्शन अपवार्ड होगा। तो जब कन्वर्जिंग प्लेट्स आपस में मिलते हैं तो हर बार धरती के ऊपर में अपवार्ड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। जितना भी अपवार्ड स्ट्रक्चर बना वो सब का सब कन्वर्जिंग प्लेट्स के चलते बना हुआ है। ठीक, अगला होता है ट्रांसफॉर्म। मैंने कहा था ना कि आप दोनों में झगड़ा हो गया, आप अपने रास्ते चल रहे हो, अगला अपने रास्ते चल रहे, तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है जनरली धरती पे किसी स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। अब देखिए, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के चलते बने हुए स्ट्रक्चर्स का थोड़ा सा एक फिगर के मदद से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए दिस इज योर अर्थ सरफेस एंड दिस इज दीज आर द डिफरेंट प्लेट्स। मान लीजिए यहाँ पे दो प्लेट्स जो हैं
कन्वर्जिंग प्लेट्स दिख रहे हैं, एरो का सिंबल आपको दिखा रहा है। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती है ना, तो कुछ अलग अलग एक्टिविटीज हमें देखने को मिलता है, और ये एक्टिविटीज डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ सरफेस अबव द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के ऊपर का जो धरती का सरफेस है उसके अंदर कितनी मजबूती है, इस मजबूती पे वो डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ का अर्थ सरफेस बहुत कमजोर है, तो इन दोनों के टकराने से जब कंबाइंड फोर्स इसको आके हिट करेगा तो इसको तोड़ करके बाहर निकल जाता है, इसको कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन भी आपको कन्वर्जिंग प्लेट्स के चलते ही होता है, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा मजबूती बढ़ गया, तो जब थोड़ी सी ज्यादा मजबूती है और सरफेस की, तब अगर दो प्लेटें आपस में टकराएंगी और उनका फोर्स आके इनको हीट करेगा तो ये सरफेस सेक करके रह जाएगा, हिल के रह जाएगा। तो इस एक्टिविटी को कहते हैं अर्थक्वेक। क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी इसी के चलते आता है, समझ गए? अच्छा, उसके बाद जब कुछ नहीं होता है तो जनरली ये क्या करते हैं, फॉल्ट बनाते हैं, फोल्ड बनाते चलते हैं, और ये धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कन्वर्जिंग प्लेट्स का ही, तो जब ये दोनों प्लेट्स का फोर्स आके इसको हिट करता है तो बस थोड़ा सा ये इसको उठाते चलता है, ऐसे उठते ऐसे एक टाइम पे ऐसा आता है कि ये बड़ा सा माउंटेन बना लेते। तो आप देखेंगे क्या कि धरती पे जितने भी रेज स्ट्रक्चर बने हैं वो सारे के सारे कन्वर्जिंग प्लेट्स के चलते बने हैं। ये था आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आप देखेंगे कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का निर्माण अलग अलग प्लेट के मूवमेंट के चलते होता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज या इंडियन लैंड मासेज। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि भारत प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम पीरियड में, भारत जो था एक बहुत बड़े लैंडमास का हिस्सा था। उस लैंडमास को हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गोंडवाना लैंड। यानी आज से 220 मिलियन ईयर्स अगो, उतने साल पहले की बात है कि भारत एक बहुत बड़े लैंड का हिस्सा हुआ करता था जिसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक, और ये इस गोंडवाना लैंड में आज का कुछ हिस्सा शामिल था जो था साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अलोंग विथ इंडिया। यानी इतने सारे लैंड पार्ट्स जो थे वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करते थे। और आप यू विल बी अमेज्ड टू नो कि पहले भारत जो था ना वो साउदर्न हेमिस्फीयर में था, क्योंकि ये जितने भी पार्ट मैंने लिखे, अंटार्कटिका देखो, अफ्रीका देखो, साउदर्न अमेरिका देखो, ये सब के सब धरती पे इक्वेटर से नीचे पाए जाते हैं। यानी इंडिया भी उस समय गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के नाते ये क्या था, ये जो था, ठीक है, ये आपको साउदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज हम लोग इंडिया को कहां देखते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि भारत जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर से आज आपको इंडिया इधर दिखता है, यहां पे इंडिया दिखता है। ठीक, तो ये यहां से इंडिया यहां कैसे आया होगा? दिस इज द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट। इसको समझना है, देखना है, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाने वाला देश आज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे हुआ, ये देखते हैं। ये भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के चलते ही हुआ। ठीक, ये आपको अभी का प्रेजेंट टाइम का ये वर्ल्ड मैप दिखाया जा रहा है। अभी आपको इंडिया जो है यहां पे है। पहले इंडिया जो हुआ करता था ये इक्वेटर हो गया आपको, पहले इन सब लोगों के साथ इंडिया होता था और ये शिफ्ट होके इधर आया है। तो ये कैसे हुआ ये देखेंगे। आज आपको इंडिया यहां दिखता है, लेकिन पहले ये नीचे था, साउदर्न हेमिस्फीयर में था, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका मूवमेंट कैसे यहां हुआ ये हमें देखना है। ठीक, अब देखिएगा जरा, अब आप देखेंगे कि जो कन्वेक्शन करंट्स जो थे मेंटल के, उन्होंने, वो लोग जो थे वो अलग अलग पीसेज में टूट गए। यानी जो करंट्स थे मेंटल के अंदर में, जो करंट्स पाए जाते हैं वो टूट गए, अलग अलग पीसेज में उनका टूटना हुआ। उसके बाद टूटने के बाद जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था ना, ये अलग अलग हो गया। ये आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होता हुआ दिखाया जा रहा। अभी उस समय, यानी ये पहले की स्थिति है और ये करंट स्थिति है। देखिए इस फिगर को आप कितने अच्छे से समझ सकते हो। ये 33C के चलते ये वाला पोर्शन टूटा, और टूटने के बाद ये इंडिया जो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ
साउदर्न हेमिस्फीयर में था वो अब धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गया और खिसकते खिसकते ये यूरेशियन प्लेट से आके मिला और यूरेशियन प्लेट से मिलने के बाद ये इंडिया यहां पे आके लोकेट हो गया। तो वही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर में दरार आया तेथिस सी के चलते, तेथिस ओशन के चलते, और ये दोनों क्या हो गए, गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो गए। इनके अंदर जो ड्रिफ्ट बना उस ड्रिफ्ट के चलते ये गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो गए, यानी इंडिया जो था वो सेपरेट हो गया। और सेपरेट होने के बाद आज इंडिया का लोकेशन हम लोग कहां देखते हैं, यूरेशियन प्लेट के साथ। यानी अगर आज आपसे कोई पूछता है कि इंडिया का प्लेट बताओ तो इंडो यूरेशियन प्लेट बताते हो, लेकिन शुरुआत में इंडिया का प्लेट कौन सा था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। यह क्यों हुआ, तेथिस सी के एक्शन के चलते इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था वो गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हो गया, और अलग होने के बाद इसके नीचे चूंकि प्लेट्स थे तो उन प्लेट्स के मूवमेंट के चलते ये इंडिया धीरे धीरे नॉर्थ के तरफ शिफ्ट होता होता आपको इंडो यूरेशियन प्लेट के पास आ गया, और आज इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद नॉर्थ की तरफ शिफ्टिंग हुआ, और वही शिफ्टिंग रिजल्ट बना किसका, इंडिया के नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सेटल होने का। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो था ये धीरे धीरे करके यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होने लगा, ठीक, और धीरे धीरे ये नॉर्दर्न एज के तरफ आने लगा, ठीक है, और यूरेशियन प्लेट से आकर के टकरा गया और उसी के साथ ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, और इसके चलते आप देखेंगे अंडर द इंपैक्ट ऑफ दिस कोलिजन, यानी जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड से टूट के यूरेशियन प्लेट के पास आया तो दोनों कोलाइड कर गए, और इसी कोलिजन के चलते जो सेडिमेंट्री रॉक्स बने, ठीक है, और जो ओशन बने वो धीरे धीरे फोल्ड होकर के, ठीक है, इन्होंने एक नया माउंटेन सिस्टम बना लिया। इसी माउंटेन सिस्टम को आज हम लोग हिमालयन माउंटेन सिस्टम कहते हैं या इंडियन लैंडमास कहते हैं। ठीक, और ये प्रक्रिया जो है ना अभी भी चल रही है, यानी ये प्लेट का जो मूवमेंट है ये थ्योरी आज भी काम कर रही है। इसका बेस्ट प्रूफ ये है बाबू कि आज भी हिमालयन माउंटेन का हाइट जो है वो बढ़ रहा है। पहले जो माउंट एवरेस्ट का हाइट 8848 हुआ करता था, आज ये 8850 मीटर हो चुका है। यानी इतने दिनों में 2 मीटर तक इसका हाइट जो है वो बढ़ चुका है, और ये कंटिन्यूअसली ग्रो करने वाला, ठीक है, ग्रो करने वाला ये एक्टिविटी है जिसके चलते लगातार ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस का हाइट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये रिजल्ट है इसी प्लेट्स के मूवमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन। जब हिमालयन माउंटेन बना, यानी द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द तेथिस सी एंड सबसिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। कहने का मतलब क्या है कि हिमालयन माउंटेन का जो साउदर्न वाला पार्ट था वो धीरे धीरे करके, पेनिनसुलर प्लेट्यू तो था पहले से इंडिया का, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की तरफ सबसीड करने लगा, और उसी सबसिडेंस के चलते आप देखेंगे क्या कि हिमालयन माउंटेन की जो नदियां थी उन नदियों ने, ये हिमालयन माउंटेन वाला इलाका मान लेते हैं और ये प्लेट्यू वाला रीजन मान लेते हैं, तो इन नदियों ने क्या किया, इस इलाकों में ला करके डिपोजिशन करना शुरू किया, और इसी डिपोजिशन के चलते जो फ्लैट सरफेस बना, इसी फ्लैट सरफेस को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। यानी इस तरह से, यानी हिमालयन माउंटेन का सेंट्रल हाईलैंड के तरफ सबसीड करना, और उसी सबसीड करते टाइम में जो हिमालय की नदियां थी उन नदियों के चलते जो डिपोजिशनल एक्टिविटीज हुई, उन्हीं डिपोजिशनल एक्टिविटीज के चलते हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ। ठीक, आगे बात समझ में। तो हमने अभी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी देखा, उसके बाद हिमालयन माउंटेन्स या इंडियन लैंडमास का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तरफ शिफ्ट होना देखा, हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन देखा और नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन देखा। आगे के क्लास में बाबू हम लोग अब बारी बारी से भारत के जो सारे के सारे लगभग 6, ठीक है, जो फिजिकल फीचर्स हैं जिसमें हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, आपको प्लेट्यू जिसमें सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू दोनों आते हैं, उसके बाद कोस्टल रीजन्स, उसके बाद डेजर्ट्स एंड उसके बाद आइलैंड्स, इन सारे फिजिकल फीचर्स को बारी बारी से आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई में मन लगाइए, और उम्मीद है कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।